तो चलिए अब 34 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ द ब्लड सेल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो इसमें इन चारों में से एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है, द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेल इज। तो ह्यूमन ब्लड सेल में कितना एवरेज हीमोग्लोबिन होता है? 14 to 16 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन आर एट द बर्थ 25 ग्राम पर डीएल होता है। और बात करें तो 1 ईयर पे 70 ग्राम पर डीएल होता है। और एडल्ट मेल में 15 एवरेज होता है और फीमेल में 14.5 ठीक है ग्राम पर डीएल होता है। तो इसमें ध्यान देना, जैसे ही मतलब कि एज बढ़ती जाती है तो लगभग हीमोग्लोबिन लेवल कम होता जाता है। नॉर्मल डायमीटर ऑफ द आरबीसी 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज जो होता है 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द आरबीसी 7.2 माइक्रोमीटर एवरेज होता है। हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ईएसआर इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसका मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए ईएसआर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ईएसआर स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट। ये तो जाने इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी हो गया भाई। ठीक है, सेडिमेंटेशन मतलब बैठ जाना। किस रेट से ये आरबीसी बैठता है किसी ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, तो उसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। इट इज़ द रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेंट इन वर्टिकल ट्यूब्स। जैसा कि इसमें बता रहा है कि आरबीसी किस रेट से सेटल डाउन होता है जब एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट में जैसे हिपेरिन, सोडियम एंड सिस्टेट एंड ईडीटीए। ठीक है, ये सब एंटीकोगुलेंट होते हैं। जब आरबीसी में मिला देते, जब ब्लड में मिला देते हैं तो आरबीसी ब्लड में किस रेट से सेटल डाउन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। वेस्टर्न मेथड क्या कहता है? 1.6 ml ब्लड मिक्स विथ 0.4 ml सोडियम सिस्ट्रेट। ठीक है, तो रेशियो जो है 4:1 का रेशियो है। ये वेस्टर्न ट्यूब में सेडिमेंटेशन रेट बताता है। ठीक है, किस सेडिमेंटेशन रेट से आरबीसी सेटल होता है। ठीक है, अगर मतलब कि ट्यूब की लंबाई 300 mm लॉन्ग हो। ठीक है, ट्यूब इज स्टैंड वर्टिकली एंड लेफ्ट अंडर अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो भाई जो ट्यूब होता है उसको वर्टिकली स्टैंड किया जाता है और बिना डिस्टर्ब किए। रीडिंग इन टेकन एट द एंड ऑफ द 1 आवर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 1 आवर। तो 1 घंटे में देखा जाता है रीडिंग कि कितना सेटल डाउन हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू इन मेल में बात करें तो ईएसआर कितना होता है? 7 से लेकर 3 to 7 mm इन 1 आवर में देखा जाता है। नॉर्मल ईएसआर जो होता है फीमेल में जो होता है 7 to 9 mm इन 1 आवर में होता है। और नॉर्मल वैल्यू इन्फेंट की बात करें तो सेडिमेंटेशन रेट सबसे कम होता है 0 से लेकर 2 mm इन 1 आवर में देखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बेस्ट टेस्ट टू एसेस द प्रोग्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कौन सा बेस्ट टेस्ट है जो प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट को अच्छे से एसेस करता है? मतलब पेशेंट के जो इलाज चल रहा है वो उस मतलब कि अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है, तो सबसे अच्छा कौन सा टेस्ट
बताएगा कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा हो रहा है, ठीक, उस पेशेंट का। ठीक है, तो ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बताता है। ESR जो होता है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। ESR इज ए नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है, ठीक है। इट इज़ यूज एज ए मार्कर ऑफ द इन्फ्लामेशन एंड टू एसेस द प्रोग्रेस प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। तो भाई इसका यूज ज़्यादातर इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है कि इन्फ्लामेशन तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, पेशेंट का एसेस करने के लिए किया जाता है। तो चलिए हेमाटोक्रिट क्या होता है। हेमाटोक्रिट जो होता है भाई, हेमाटोक्रिट में यही बोला गया है कि कुड बी इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन EPO, ठीक है। EPO का मतलब होता है एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, हेमाटोक्रिट कुड बी इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन EPO रिलीज बाय किडनी। ध्यान देना, तो यही इसका आंसर है। हेमाटोक्रिट किसको बोलते हैं? अगर इसका बात करें तो द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम व्हिच ऑक्युपाइड बाय द RBC इज कॉल्ड हेमाटोक्रिट। इसका मतलब ये होता है RBC कितना परसेंट टोटल ब्लड में अपना स्थान बना रहा है, मतलब कि वॉल्यूम को कवर कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हेमाटोक्रिट, या इसी को पैक्ड सेल RBC बोलते हैं। जैसे अगर बात करूँ तो मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा RBC होता है, ये RBC होता है, ये RBC है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना, मान लीजिए ये ब्लड है, ये ब्लड है, ठीक है, इसमें WBC सब है, ठीक है, ब्लड है। तो ये RBC कितना परसेंट या कितना वॉल्यूम, ठीक है, इस ब्लड में कितना परसेंटेज वॉल्यूम को कवर कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हेमाटोक्रिट, ठीक है। हेमाटोक्रिट को परसेंटेज में देखा जाता है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द RBC में इंक्रीज बाय एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन सेक्रेशन फ्रॉम द किडनी, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट जो होता है, जैसे ही बहुत ज़्यादा किडनी से एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन मतलब कि बनने लगता है, तो मैलिग्नेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर मैलिग्नेंसी के दौरान होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो में जो मतलब कि कैंसर बनने का खतरा होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। हेमाटोक्रिट जो मेल फीमेल हो गए, इस सब में डिफरेंस होता है। वैसे एडल्ट में देखा जाए हेमाटोक्रिट जो होता है 42 से 48% होता है, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है। अगर बात करूँ तो एडल्ट वोमेन में तो 38 से लेकर 46% होता है। अगर चिल्ड्रन में धीरे धीरे 35 से 49 होता है, ठीक है, मतलब कि उसके RBC इतने परसेंटेज एरिया वॉल्यूम को कवर करते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न में सबसे ज़्यादा होता है 49 से तो आगे देखते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ द हेमाटोक्रिट या PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मैन। तो नॉर्मल जो होता है 40 to 50 होता है, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा हेमाटोक्रिट के ब्लड में PCV मतलब कि लगभग हम 50% मानते हैं ब्लड का, ठीक है, मतलब कि RBC कवर करता है एरिया को। ए पेशेंट हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एडमिटेड टू द मेडिसिन यूनिट, ठीक है। एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री ये है कि उसको लंबे समय से ब्रोंकाइटिस है और उसको मेडिसिन वार्ड में मतलब कि मेडिसिन यूनिट में एडमिट किया गया है। द नर्स नोट द रेड ब्लड सेल काउंट इज एलिवेटेड। नर्स देखती है कि जो उसका रेड ब्लड काउंट है वो बढ़ा हुआ है। व्हेन विच ऑफ दीज इज द लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दिस लैब रिजल्ट इन द पेशेंट, ठीक है। तो ये जब RBC की मतलब कि काउंट तब बढ़ता है जब मतलब अधिक ऑक्सीजन की डिमांड होता है, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया का सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो RBC मतलब कि
आरबीसी काउंट मतलब कि आरबीसी काउंट अगर उसका डिमांड अगर ज़्यादा है मतलब हो रहा है, ठीक है, लंबे समय तक यह बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, तो क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन में होता है, ठीक है। अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को आप लोग जानते हैं वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स भी, ल्यूकोसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 43 क्वेश्चन से स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट विच विल बी सिग्निफिकेंट टू द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर ध्यान देना है कि 12 से अगर 13,000 क्यूबिक पर मिलीमीटर है तो जो मतलब कि ये बताया जाता है कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है। समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी। और आप जान ही रहे हो इसमें आरबीसी जो होता है वह 4.5 से 5 मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है 13 से 14, ये भी सही है, ग्राम पर डीएल होता है, डेसीलीटर होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है 2.5 लाख से 5 लाख होता है, ठीक है, वैसे 4 लाख होता है, लेकिन ये भी सही है लगभग, लेकिन ये गलत है। जो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 4,000 से 11,000 पर क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। अदर, ठीक है, अदर जो ऑप्शन है इसमें से मतलब कि नॉर्मल रेंज में है तो सही है। इनकी डब्ल्यूबीसी काउंट में भी सस्पेक्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इनटू द बॉडी। आप जानते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जा रहा है तो इससे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ऑफ द बॉडी होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ सेल विथ ए हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस एंड abundant साइटोप्लाज्म इन द पेरीफेरी ऑफ द ब्लड। आप जानते हो हॉर्स शू शेप्ड जो होता है वो होता है मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स हम एक ट्रिक बनाए थे हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन जो बनाए थे मतलब कि हॉर्स शू शेप्ड या किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है तो मोनोसाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे भी देख सकते हैं। और आप जानते हो मोनोसाइट्स इधर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, विथ डायमीटर 14 to 18 माइक्रोमीटर होता है। कंटेन एबंडेंट साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक किडनी शेप या हॉर्स शेप्ड इसमें न्यूक्लियस होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा मोनोसाइट्स के बारे में और पढ़ लेते हैं। मोनोसाइट्स सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम for about 24 hours and they move into the tissue where they enlarge and differentiate into the macrophage, ठीक है। तो मोनोसाइट्स जो होता है ब्लड स्ट्रीम मतलब कि ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है लगभग 24 आवर्स तक। दे मूव, फिर उसके बाद यह टिश्यू में मूव कर जाता है जहाँ पे यह इनलार्ज एंड डिफरेंशिएट इनटू द माइक्रोफेज, और जहाँ पे यह बड़ा हो जाता है और माइक्रोफेज में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है, समझ में गया। तो मोनोसाइट जो होता है माइक्रोफेज अर्थात फैगोसाइटोसिस का भी काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपीनिया, जहाँ पीनिया शब्द लग जाए तो समझ लीजिए कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग न्यूट्रोपीनिया लास्टिंग मोर देन 10 डे आर एट रिस्क फॉर विच इन्फेक्शन। तो इसमें देखिए न्यूमोसाइटिस कार्निनी इन्फेक्शन के बारे में बताया है। थोड़ा सा मुझे भी ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो न्यूट्रोपीनिया मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, सॉरी कुछ न कुछ मतलब घट रहा है, पीनिया का लगा हुआ है तो कुछ न कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रोफिल्स
का संख्या घट रहा है। वैसे तो जनरल में न्यूट्रोफिल्स जो होता है 1500 टू 200 पर माइक्रोलीटर होता है। सीवियरली लो लेवल ऑफ द न्यूट्रोफिल्स प्रेडिस्पोज पेशेंट टू इन्फेक्शन। जैसे ही न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो होता है अगर लो हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो होता है इन्फेक्शन उसको हो सकता है। न्यूमोसिस्टिस जिनोवेसी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ठीक है। इन्फेक्शन इन द अपॉर्चुनिटिस्ट फंगस दैट काज द लंग्स इन्फेक्शन इन दोज विथ न्यूमो सुप्रेसिव डिसीज एंड कंडीशन लाइक न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब कि न्यूमोसिस्टिस होता है वो धीरे धीरे, ठीक है, ये फंगस के कारण भी हो सकता है और लंग्स इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। लिकोपीनिया का मतलब होता है इंक्रीज WBC होता है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज। लिकोपीनिया शब्द लगाया तो इसका मतलब कुछ न कुछ घटा हुआ है, ठीक है। तो लिकोपीनिया इसका मतलब ये है कि WBC 4000 से भी कम है, अर्थात डिक्रीज इन WBC, ठीक है। बाय मिस्टेक से हो जाता है भाई, सॉरी। अगर बात करूँ तो अब नॉर्मल डिक्रीज ऑफ द WBC यूजली बिलो 4000 से कम हो रहा है तो लिकोपीनिया उसको बोलते हैं। ड्यू टू द फेलोर या सुप्रेस ऑफ द बोन मैरो। मान लीजिए बोन मैरो फेल हो गया है, इसमें मतलब कि ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिकोपीनिया। मतलब कि WBC की संख्या घट जाएगा या लिकोसाइटोपेनिया भी बोल सकते हो, ठीक है। ए रिडक्शन इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज कॉल्ड, मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में TLC में अगर ल्यूकोसाइट्स की कमी हो रही, मतलब कि WBC की कमी हो रही तो लिकोपीनिया बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल एक्ट। वाइट ब्लड सेल किस प्रकार से काम करता है? एक्ट, वाइट ब्लड सेल एक्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो भाई आप लोग जानते हो डिफेंस में काम करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आर द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड टिश्यू डैमेज, ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें और तो दे नॉट ओनली न्यूट्रलाइज और डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म बट आल्सो एक्ट एज द स्कैवेंजर एंड इनगल्फिंग डैमेज सेल बाय द फैगोसाइटोसिस। तो आप लोगों को बताया है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, कि केवल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको इनगल्फ भी कर जाते हैं। मतलब कि ये 3 स्टेप में करते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म को मतलब कि डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर उसके बाद स्कैवेंजर करते हैं और फिर इसके बाद इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, समझ में? movement of the WBC is directed by chemicals released by the injured cell. This process is called chemotaxis, ठीक है। अगर WBC का जो मूवमेंट है केमिकल रिलीज हो रहा है इंजर्ड सेल से, ठीक है, मतलब कि इंजर्ड सेल के द्वारा कोई केमिकल रिलीज हो रहा है और WBC को मूवमेंट को डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, उस केमिकल को बोलते हैं कीमोटैक्सिक बोलते हैं, ठीक है। अगर WBC में कोई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है या कम कर रहा है तो ज़्यादा कर रहा है तो इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिक। विच एमंग द फॉलोइंग डू द फैगोसाइटोसिस एक्शन। इसमें से कौन सा मतलब कि फैगोसाइटोसिस एक्शन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसनोफिल्स, बेसोफिल्स, पॉलीमॉर्फ, न्यूट्रोफिल्स। अब तो मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस 2 ही होते हैं, मीना, ठीक है। मीना मतलब कि मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो भाई तो इसमें न्यूट्रोफिल्स है तो न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है। ये दोनों मैक्रोफेज एंड फैगोसाइटोसिस होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर कर जाते हैं। बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन है। द सीरोलॉजिकल रिएक्शन
which is sensitize bacteria for phagocytosis is called ऑप्शनाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शनाइजेशन इसको। तो ऑप्शनाइजेशन मीन्स होता है मतलब कि किसी भी फॉरेन बॉडी को आसानी से पहचान के उसको मतलब कि फैगोसाइटोसिस के लिए तैयार कर देना ताकि उसका भी भक्षण हो जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑप्शनाइजेशन, ऑप्शन को सेलेक्ट करना। ठीक है, मतलब सेलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो भैया इसमें से ये बताइए कि कौन सा लैब टेस्ट जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताता है। तो आरबीसी तो भाई बराबर है। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी सही है, प्लेटलेट से 3 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब रेंज में है। सिर्फ WBC बढ़ा हुआ है। WBC नॉर्मल WBC आप लोग जानते हो 4000 से 11000 हाँ पर मिलीमीटर क्यूब होता है। तो भाई इस पे 15000 है, तो ये इन्फेक्शन को बताएगा। ठीक है, देखिए इन्फेक्शन को बहुत सारे बताएंगे। पहली बात तो थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहे हैं, जैसा कि अगर ल्यूकोसाइट्स की संख्या 11000 से ऊपर जा रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं अगर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, अगर यही 4000 से कम तो ल्यूकोपीनिया आप लोगों को भी बताया। लेकिन कुछ आगे है ल्यूकोसाइटोसिस अकर मोस्ट कॉमनली इन द इन्फेक्शन। तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि WBC की संख्या ज़्यादातर इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फ्लामेशन, ट्रामा एंड स्ट्रेस इस सब कंडीशन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होता है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में बढ़ता है। ठीक है, मोनोसाइट्स इंक्रीज इन क्रोनिक इन्फेक्शन। मोनोसाइट्स भी क्या काम करते हैं लंबे समय तक। तो अभी मैंने बताया था कुछ दिन क्लास में जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। अगर इसकी संख्या बढ़ रही है तो बता देता है कि भाई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और जो क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कौन बताता है, मोनोसाइट्स की संख्या को बढ़ जाए। अगर मोनोसाइट्स संख्या बढ़ रहा है तो वो बताता है क्रोनिक इन्फेक्शन। ये एग्जाम में कई बार आया है कि भाई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कौन इंडिकेट करता है, तो हमारा न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर बढ़ा है तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन वायरल एंड क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब लिम्फोसाइट्स बढ़ रहा है तो इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ रहा है तो इसमें यही होता है, कहाँ है भाई, लिम्फोसाइट्स अगर बढ़ता है मैंने ये बताया कि लिम्फोसाइट्स जो होता है अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये वायरल और क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लेकिन मेन जो होता है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होता है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बताता है और मोनोसाइट जो होता है क्रोनिक। इसको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा स्नोफिल्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्नोफिलिया बढ़ गया है। ये पैरासिटिक अटैक एलर्जिक कंडीशन को बताता है जिससे अस्थमा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सब थ्योरी पढ़ाया जा चुका है, इसको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रिवीजन में सिर्फ आप ईयरफोन लगा के सुनो, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। विच चैनल तो फॉलोइंग अकर इन एलर्जी स्नोफिलिया। अगर एलर्जी की बात कर रहा है तो स्नोफिलिया आप जान ही रहे हो। ठीक है, अगर जैसे न्यूट्रोफिलिया की बात कर रहा है, अगर न्यूट्रोफिलिया बढ़ रहा है तो एक एक्यूट इन्फेक्शन एंड मोनोसाइट्स अगर बढ़ रहा है तो क्रोनिक इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ WBC के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन है। जैसे ग्रानुलोसाइट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय
तो आप इसमें जान ही रहे हो, एब्डोमिनल पेन बता रहा है, चेंज इन द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ द नेक। इन तीनों ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो होता है ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूकोपीनिया एक ग्रेनुलोसाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में ल्यूकोपीनिया मतलब ल्यूकोसाइट्स जो होता है, ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स से एक ग्रेनुलो मतलब कि एक ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स साइटोसिस को मतलब होता है मीन्स डिफिसिट या एब्सोल्यूट लैक ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे WBC, मतलब कि इसमें है ही नहीं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स ये सब एक ग्रेनुलोसाइट्स नहीं है, एक ग्रेनुलोसाइट्स वाले हैं, ठीक है। तो इट में अकर इन सम ल्यूकेमिया, ल्यूकोपीनिया आफ्टर एक्सपोजर टू द सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। जब सर्टेन ड्रग्स एंड रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं तो ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपीनिया होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसी बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, इसका मतलब कुछ न कुछ कम हो गया है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन आर, तो इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड्स दैट बाइंड्स एंटीजन प्रोटीन एंड सर्व एज वन ऑफ द बॉडी प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। तो भाई इम्यूनोग्लोबिन के बारे में ये बता दिया है कि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वह प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड की ही उत्पत्ति है, ठीक है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो बाइंड करता है एंटीजन प्रोटीन को एंड सर्व एज वन ऑफ द बॉडी, और डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कार्य करता है, ठीक है। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कार्य करता है। तो आगे कुछ इम्यूनोग्लोबिन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी अकर एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। तो भाई यम को मैंने बताया है, यम जो होता है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, बाकी सब ट्राइमेरिक होता है, ठीक है। तो पेंटामेरिक इसमें तो यम ही होगा, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन यम हैविंग ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ द 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट का बना होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन यम आल्सो कॉल्ड मिलेनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मिलेनियर मॉलिक्यूल से बोला जाता है बिकॉज इट है इज हैवी मॉलिक्यूल्स विथ ए मॉलिकुलर वेट 90,000 to 1 लाख होता है इसका मॉलिकुलर वेट। तो भाई जो इम्यूनोग्लोबिन यम होता है, पहली बात तो वह इसका नाम मिलेनियर, यम से मिलेनियर मतलब कि लखपति है भाई, लखपति, ठीक है। जिसका जो मॉलिक्यूल्स जो होता है वह लगभग 90,000 से, ठीक है, लगभग 90,000 से 1 लाख होता है। इम्यूनोग्लोबिन यम जो होता है फॉर्म ड्यूरिंग द ईयरली पीरियड ऑफ द रिएक्शन, यह जैसे ही बॉडी में रिएक्शन होता है तो तुरंत बनने लगता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इम्यूनोग्लोबिन जी। तो इसमें बोल रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन यम के बारे में, इम्यूनोग्लोबिन यम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, बिल्कुल नहीं है। इट इज़ फॉर्म द इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, रुक जाइए, ये भी ऑप्शन मुझे संशय लग रहा है। इट इज़ नॉट आइसोटोप ऑफ द एंटीबॉडी, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्टिब्रेट। तो भाई इसमें से
सेकंड जो होता है इट इज़ फॉर द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो बी ही ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या काम करता है, इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इंडिकेट करता है एक्यूट इन्फेक्शन को, ठीक है, तो तुरंत सबसे पहले यही रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द सीरम, तो जी IgG इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 80% यही होता है, जैसा कि बताया जा चुका भी है, 80% इम्यूनोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और IgG जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वह मुख्य रूप से सीरम में पाया जाता है, ठीक है, समझ में। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो होता है IgG है। मैंने बताया था जहाँ डबल जी लग जाए भाई वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है, डबल जी जहाँ लग जाए वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है, तो जहाँ डबल जी लग जाए वो ज़्यादा होता है, ध्यान देने की बात है। तो 80% तो यही होता है, बाकी सब 20% में होते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। अब भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो भाई नेक्स्ट जो है बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, सॉरी। तो इसी क्वेश्चन पे थे कि विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, तो IgG जो होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क में आगे बता रहा है विच इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, तो IgA होता है, मैंने बताया था ब्रेस्ट मिल्क स्टार्टिंग माँ के मिल्क जो भी है IgA, ए से समझ लीजिए कि ए से स्टार्टिंग वाला मिल्क बोल सकते हो। सबस्टेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, कौन सा सबस्टेंस जो है प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसमें तो भाई IgG जो होता है प्लेसेंटा बैरियर को, ह्यूमन प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, और IgA जो होता है IgA, IgM, IgA तीनों जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन लगाना थोड़ा सा गलत है, मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन जो है हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, ये होना चाहिए कौन सा, मतलब कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस होना, मतलब कि क्रॉस कर लेगा तब ये IgG होगा, इसलिए ये ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, इसका आंसर नहीं दिया। द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज, तो ह्यूमन बॉडी का मतलब कि द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज, ठीक है। तो कौन सी योग्यता होती है, कौन सी एबिलिटी हमारे बॉडी की होती है जो पैथोजन से हमें बचाती है, तो इम्यूनिटी होती है भाई, इम्यूनिटी, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी तो होगा नहीं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो तो ऑलरेडी एंटीजन के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव ऑफ द इम्यूनिटी को ही हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथ स्टैंड द टॉक्सिन और द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिसीज, डी होता है इम्यूनिटी। ए नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का नेचुरल पावर विथ स्टैंड द टॉक्सिन और द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिसीज, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। भाई नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी हमारी इम्यूनिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दैट करेक्ट स्टेटमेंट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स दैट करेक्ट स्टेटमेंट इज, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के प्रति कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो भैया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से सबसे पहले अगर एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर इंसर्ट करता है तो उसके खिलाफ जो हमारी इम्यूनिटी होती है पहले स्लो करती है, बहुत स्लो काम करती है एंड स्लगिश करती है, क्योंकि आप देखते हो जब बच्चे को वैक्सीन लगता है
स्टार्टिंग में बच्चा बीमार भी हो सकता है और फिर नेक्स्ट टाइम उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सेकंड टाइम में तो मेमोरी बन जाता है, तो पहचान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ए राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रिस्पॉन्स टू इररिलेवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड। तो ये बोला है कि अचानक, जो मतलब कि अचानक कौन सा रिएक्शन जो होता है अचानक हमारे बॉडी को बढ़ा देता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मतलब कि राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल, मतलब कि इम्यूनिटी को कौन सा अचानक बढ़ा देता है इन रिस्पॉन्स टू इररिलेवेंट स्टिमुलस। कोई भी मान लीजिए एंटीजन जो है या फॉरेन बॉडी अगर हमारे मतलब कि बॉडी में इंसर्ट करा है, तो जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स करती है उसके खिलाफ, तो उसी को बोलते हैं एनाफिलैक्टिक रिएक्शन या IgE रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज इतने ही बताते हैं, फिर आगे बताएंगे।